रिम्स परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर आदिवासी नेत्री निशा भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। निशा भगत ने पुलिस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताते हुए सरकार को घेरा और सवाल उठाया कि प्रभावित परिवारों को पहले नोटिस क्यों नहीं दिया गया और पुनर्वास की योजना क्यों नहीं बनाई गई थी। सुनिए क्या कह रही हैं निशा भगत। दर्शक है, श्रोतागण है, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। चूंकि लगातार झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए या फिर जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष कर रही हूं। चूंकि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाला ये झारखंड राज्य लगातार संघर्ष कर रहा है। इस सरकार से कहिए या फिर इस संविधान के उन रखवालों से जो हमारे लिए बनाए गए हैं, लेकिन हमारा ही आज शोषण ये संविधान के तहत आने वाले ये पदाधिकारी, यहाँ के राजनेता, यहाँ के सत्ताधारी लगातार कर रहे हैं। इसका जीता जागता प्रमाण कल आपने देखा होगा कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और वहाँ के लोगों के द्वारा मुझे बुलाया जा रहा था, लेकिन व्यस्तम शेड्यूल की वजह से वहाँ नहीं जा पाई। और कल जब गई वहाँ पे तो देखा मैंने वहाँ का दृश्य बहुत ही मार्मिक था, बहुत ही गंभीर था। वहाँ के बच्चे रो रहे थे, वहाँ के जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपनी एक एक कमाई का जोड़ा हुआ पैसे का उन्होंने मकान बनाया था। मकान बनाना सपना होता है, जीवन का सबसे बड़ा सपना। और हम जैसे जो यहाँ के बसिंदे हैं, आदिवासी चाहे मूलवासी बोलिए, सब एक एक रुपया जोड़ करके घर बनाया था उन लोगों ने। और ये सरकार जो कह रही है, ये प्रशासन जो कह रहा है कि हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, तो ये देखिए, ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो कुछ एक घरों के बस है, जो रैयतों का है, जिनके पास में मोटेशन पेपर है, यहाँ के सीओ ने मोटेशन किया है, यहाँ के सरकार का, यहाँ के संविधान के तहत आने वाले जितने कर्मचारी हैं वो भी देखें कि किस तरीके से नगर निगम में उन्होंने नक्शा पास करवाया है, किस तरीके से उनका जमीन का एक एक रसीद काटा हुआ है। अगर संविधान में विश्वास रखता है, अगर नियमावली में विश्वास रखता है, अगर पदाधिकारियों में ये जनता विश्वास रखता है, तो जनता का जो दुख है, जनता का जो दर्द है, उसको कौन खत्म करेगा? ये चिंता का विषय है कि अगर आज घर टूट रहा है तो कहां है वो राजनीतिज्ञकार लोग जो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए थे और जनता का विश्वास जीतने के बाद जनता को आज इतनी कड़ाके की जो ठंड है उसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी आज प्लास्टिक का समझ लीजिए टेंट बना करके वो आज अपना घर नहीं टूटने का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे झारखंड राज्य का कि लगातार पुलिस बल का इस्तेमाल कर हमें दबाया जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है। जो कि मैं कहा कि जिस तरीके से लोगों का जिस तरीके से मारना या फिर कपड़े निकालना, मैंने कहा कि जमीन तो लूट ही रहे हो, हमारी अस्मिता भी लूट रहे हो, तो भाई मुझे भी लूट लो। यही बचा है कि हमारे पूरे झारखंड में आज जो हालात रहे हैं काफी दुखदाई है। एक तरफ हम अपनी जमीनों के लिए लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, एक तरफ हम अपने समाज की रक्षा के लिए लगातार अपना धर्म और संस्कृति के लिए लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ देख लीजिए कि क्यों हम आदिवासियों के साथ ही इतना ज्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप देखिए कि जो चतरा गई थी, इससे पहले भी चतरा गई, एक दिन पहले चतरा गई थी, वहां पे माइनिंग जो है, पत्थर माइनिंग को बंद नहीं कराया गया। कितना इस सरकार का प्रेशर है, दबाव है कि किस तरीके से माफियाज जो है, चाहे बालू माफिया हो, चाहे जमीन माफिया हो, चाहे कोयला माफिया हो, चाहे पत्थर माफिया हो, लगातार हमें शोषित कर रहे हैं। वहां महज 20 मीटर में स्कूल है, बच्चों का स्कूल, वहां घर है, उसको भी उन लोगों ने पुनः चालू कर दिया। जिस दिन मैं गई उस दिन डर से प्रशासन बंद करवाया, लेकिन मेरे वहां से जाने के बाद तुरंत वहां चालू करा दिया गया।
जबकि वहां सीओ साहब आए थे, ये लिख के गए कि वाकई इस माइनिंग क्षेत्र के अंतर्गत ही आ रहा है कुछ घर और वहां पे सरना स्थल है और यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग है। उसके बावजूद इस सरकार में जनता का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एक उम्मीद था, इस भारत देश का न्याय का मंदिर में विश्वास था, लेकिन वहां पे भी इन कागजातों को भी सही नहीं ठहराया जा रहा है। तो फिर ये जो नगर निगम का जो ये पेपर्स है या फिर उनके जो मोटेशन किए हुए पेपर है, उनकी जो रजिस्ट्री की हुई पेपर है, उनका जो रसीद कटाने का पेपर है, तो ये क्या है? कहाँ छल हो रहा है हमारे साथ? ये झारखंड किस कगार में जा रहा है? क्यों हमें शोषित किया जा रहा है? इस बात का दुख है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे मार दिया गया, मुझ पे केस कर दिया गया, मुझे इसका दुख नहीं है। मुझे दुख है हमारे लोगों का, जिनका घर उजड़ गया, जिनका जमीन छिना गया, उनको जो बिना मुआवजा दिए हुए ये सरकार जो अधिग्रहण कर ली, कौन इसका जिम्मेदार है? पूछता है यहाँ का जनता। और केंद्रीय सरना समिति प्रखरता से इस पर कार्रवाई करेगा और अगर वाकई इस झारखंड राज्य में आदिवासियों के और यहाँ के मूल वासियों के हितैषी हैं, तो यहाँ की जनता को विपक्ष का काम खुद ही करना होगा। मैं कल भी बोली, मार खाते खाते बोली कि यहाँ की जनता ने जिनको वोट दिया और जो जनता के हितैषी बनते हैं वो कहाँ है? जब इस भारत देश में सभी धर्मों को, सभी लोगों को समान का दर्जा दिया गया है, तो फिर आज हमारे आदिवासियों के साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है? ये दुर्भाग्य का विषय है। एकता की लड़ाई लड़ते लड़ते, जमीन का लड़ाई लड़ते लड़ते, और कल जो जहाँ पे मैं गई थी वहाँ केंद्रीय सरना समिति के द्वारा, केंद्रीय सरना समिति के संगठन के सभी मेंबर्स के द्वारा वहाँ पर मैं पहुँची थी और वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने हमें वहाँ बुलाया था। और अब जो सिचुएशन रहा वो आप लोगों के सामने है, समक्ष में है कि हमने कहा कि बुलडोजर रोक दो, उन्होंने बुलडोजर रोक दिया। वो बुलडोजर को मैंने कहा वापस करो, वो बुलडोजर वापस ले रहे थे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वहाँ पे प्रशासन के द्वारा, वो आप लोगों के समक्ष में और पूरे झारखंड वासियों के समक्ष में, भारतवासियों के समक्ष में ये पूरा परिदृश्य जो है, जो बर्बरता है वो दिखाई दिया है। ये मैं नहीं, ये यहाँ झारखंड की जनता जो कि मुझसे प्यार करते हैं और यहाँ रहते हैं, जिनके लिए मैं संघर्ष कर रही हूँ, जिनके लिए मैं लड़ रही हूँ, वो निर्णय करेंगे कि इसका क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारा जो संघर्ष है, ये ना प्रशासन मुझे रोक सकती है, ना यहाँ के राजनीतिक तंत्र रोक सकते हैं। मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मेरी जहाँ जरूरत होगी हमारे आदिवासियों को, हमारे मूल वासियों को, मैं उनके लिए वहाँ पे खड़ा रहूँगी और हमारा केंद्रीय सरना समिति खड़ा रहेगा और लगातार हम जल जंगल जमीन और अपना अस्तित्व को बचाने का काम करेंगे। मैंने बार बार कहा है कि ये 20 साल की काली रात के बारे में पढ़िएगा। पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने आदिवासी अस्मिता के बारे में, हमारे विकास के बारे में, हमारे बारे में काफ़ी गहराई से लिखा है। इन्होंने बताया है कि कैसे हमें छला गया, कैसे हमें ठगा गया, हमें किस तरीके से धोखे में रखा गया। अगर सरकार चाहती तो हमें सरना कोड दे सकती थी, पेशा अधिनियम कोड, जो पेशा अधिनियम 1996 लागू कर सकती थी। चाहती तो CNTSPT एक्ट का लगातार जो उल्लंघन हो रहा है वो रोक सकती थी। समता जजमेंट है उसका सम्मान करती और सरना कोड लागू करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है वो कर सकती थी। ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों के जो परिप्रेक्ष्य में जो लिखा गया कि हम जाति उसी में होती है, हिंदू समुदाय में, हिंदू धर्म में जाति होती है और हिंदू धर्म के अंतर्गत हमें निचले पायदान पे रखा गया। बेहद गरीब पिछड़ा आदिवासी के रूप में हमें आदिवासी का एक टैग तमगा थमा दिया गया। लेकिन जो 1961 की जनगणना के बाद हमारा जो धर्म कॉलम हटा दिया गया, इसीलिए हमारे आदिवासी कभी हिंदू लिखते हैं तो कभी अन्य में लिखते हैं। हमें दिग्भ्रमित किया गया, हमें
जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब कहा जाता है हम सब भाई भाई, तो आदिवासी को छोड़ दिया गया। इस दर्द को महसूस करते हुए पंख राज बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलते हुए, भगवान बिरसा मुंडा जी के आदर्शों पे चलते हुए मैंने प्रण लिया है कि हम झारखंड को बचाएंगे, हम अपने जल जंगल जमीन को बचाएंगे, अपनी अस्मिता को बचाएंगे, अपनी माटी को बचाएंगे। जय जोहार, जय झारखंड, जय सरना, जय आदिवासी। शायद थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करती हूँ, आप देख पाएंगे। आपने कहा कि जब आप पहुंची तो आपने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं थी, रो रहे थे, बच्चे थे, महिलाएं थी। तो ये 5 दिन का ये पूरा था, तो आपको पहले ये दर्द जो कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है कि पहले आप कहाँ थी, आपको पहले जाना चाहिए था, तो शायद ये स्थिति उस वक्त रोकी जा सकती थी। मैं इस बात को कल महसूस की कि शायद मैं पहले दिन जाती तो शायद ये प्रकरण होने नहीं देती, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ना प्रशासन में वो हिम्मत होती, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में। हमारी जमीन, हमारी माटी, हमारे पास पेपर, तो हम कतई टूटने नहीं देते। इस बात का मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है। मैं बहुत रात में मैं किसी से बात नहीं कर पाई कि इस पीड़ा से, कि मुझे शायद पहले जाना चाहिए था, मुझे पहले रोकना था। मैं इसलिए नहीं जा पाई कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार मेरा शेड्यूल, मैं अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए ही बिजी थी। अपने निजी जीवन जीने के लिए मेरे पास ना समय है, ना फुर्सत है, ना मैं जीना चाहती हूँ। मैं अपने समाज के परिप्रेक्ष्य में अपना पूरा योगदान अपने आप को दे दिया है। जहाँ जिस जगह में मेरी ज़रूरत पड़ेगी, आप देख रहे हैं चतरा कभी बुलाया जा रहा है, कभी हजारीबाग, तो कभी रामगढ़। तो इस तरह से आपने देखा कि मुंडन का कार्यक्रम भी था। मुंडन के कार्यक्रम के दिन मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया था। इत्तेफाकन मुझे लगा कि इतने सारे नेता हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग गए हैं तो बचाएंगे। मुझे यकीन नहीं था कि हमारे समाज के जो अगुवागण हैं, उन्होंने, चाहे महिला हो पुरुष हो, सभी ने चूड़ियाँ पहन ली है। मुझे यकीन नहीं था। आज कल मुझे यकीन हुआ कि काश मैं पहले अगर गई होती तो मैं एक घर नहीं टूटने देती। मुझे पूर्ण विश्वास था अपने इस प्रकृति देवता में, अपने पूर्वजों में। मुझे विश्वास है कि आगे आइंदा आने वाला ऐसा कुछ घटना होगा तो मैं प्रायोरिटी ऐसे पहले उनको दूंगी जिनको मेरी ज़रूरत है। मुझे लगा था कि हमारे लोग लड़ना सीख रहे हैं, लड़ लेंगे, बचा लेंगे, लेकिन मुझे लगता है मुझे और संघर्ष करना होगा, अपने लोगों को और जगाना होगा ताकि वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाए।